नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का एस्पायर प्लान का डिटेल्ड वीडियो तो दोस्तों आप देख ही चुके होंगे। नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो उससे भी जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कवरेज की नहीं, हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो ये पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करेगी। यानी हम जानेंगे एक्सक्लूजन के बारे में। एक्सक्लूजन वो ट्रीटमेंट, वो प्रोसीजर, वो इलाज होते हैं जो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती है। इनके बारे में डिटेल में विद टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ इस पॉलिसी में क्लेम के टाइम आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, क्लेम रिजेक्शन होने के बाद कहां कंप्लेंट करनी है, पॉलिसी का मोरेटोरियम पोर्ट करना या फिर माइग्रेट करना आप कैसे कर सकते हैं, पॉलिसी कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस रहेगा। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में नीवा बुपा एस्पायर प्लान से रिलेटेड मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप आज का ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि आपके क्लेम के रिजेक्शन के चांसेस तो बहुत कम हो ही जाएंगे। उसके साथ साथ अगर कभी फ्यूचर में क्लेम रिजेक्ट हो भी जाता है तो आप उसे अच्छे से टैकल तो जरूर कर पाएंगे, क्योंकि आपको इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक्सक्लूजन में सबसे पहला पॉइंट आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड का। वेटिंग पीरियड मैंने बताया था, किसी भी बीमारी का इलाज लेने से पहले आपको कितना टाइम रुकना होगा उसे उस ट्रीटमेंट का वेटिंग पीरियड कहा जाता है। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसी दिक्कत जो आपको पॉलिसी खरीदने से पहले से है और पॉलिसी खरीदते टाइम आप वो दिक्कत डिक्लेयर करते हैं, आप कंपनी को बताते हैं, अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करते हैं कि मुझे ये दिक्कत है और इसका ये इलाज, ये दवाइयां मैं ले रहा हूं, और इंश्योरेंस कंपनी आपकी इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करके, आपकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको पॉलिसी इशू करती है, तो उसे आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाएगा। ये इलाज कवर करने के लिए आपको अपना वेटिंग पीरियड कवर करना होगा। जो भी आपका वेरिएंट है, चाहे वो गोल्ड प्लस है, डायमंड प्लस है, प्लेटिनम प्लस है या टाइटेनियम प्लस है, जो भी उसका वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने या 48 महीने, वो कवर करने के बाद ही आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का इलाज मिल पाएगा। पोर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो यानी अगर आपके पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी 4-5 साल से और अब आपने इस प्लान के अंदर पोर्ट किया है, तो ये जो पिछली पॉलिसीज का कंटिन्यूटी का टाइम है, जितनी भी पॉलिसीज आप सबमिट करेंगे उतना ही वेटिंग पीरियड भी आपका काउंट किया जाएगा। मान लो मेरे पास पहले 5 साल से पॉलिसी थी और नीवा बुपा ने एस्पायर प्लान मुझे दे दिया, तो मेरा जो वेटिंग पीरियड है वो पहले 5 साल का भी काउंट किया जाएगा जिस पॉलिसी से मैंने इस पॉलिसी के अंदर पोर्ट किया है, क्योंकि यही IRDA के नॉर्म्स हैं। अब दोस्तों बारी आती है एनहेंस्ड सम इंश्योर्ड की। यानी अगर आप अपनी बीमित राशि को कुछ टाइम के बाद बढ़ा लेते हैं तो उस पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कैसे एप्लीकेबल होगा, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 48 महीने का वेटिंग पीरियड है आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का। पहले साल आपका सम इंश्योर्ड था 10 लाख रुपए, दूसरे साल भी 10 लाख रुपए था, लेकिन तीसरे साल आपको महसूस हुआ कि 10 लाख रुपए बीमित राशि काफी कम है, 10 लाख रुपए और मुझे ऐड कर देना चाहिए, तो यहां पर आपने 10 लाख रुपए और ऐड कर दिए। यहां पर चौथे साल में आपकी बीमित राशि 20 लाख रुपए हो गई, तो ये वाले 10 लाख रुपए जो है ना, इनका सम, इनका जो वेटिंग पीरियड है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। इस 10 लाख रुपए को आप यहां से यूज कर सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। लेकिन ये वाले 10 लाख रुपए आपने तीसरे साल में ऐड किए थे, तो इनका वेटिंग पीरियड भी 4 साल का 48 महीने का आपको पूरा करना होगा। ये वाले 10 लाख रुपए सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आप यहां पर यूज कर पाएंगे। यानी जिस टाइम पर आप अपनी बीमित राशि बढ़ाते हैं उस टाइम से आपका वेटिंग पीरियड शुरू होगा और वो आपको अलग से कंप्लीट करना होगा। हालांकि जो आपका बेस सम इंश्योर्ड शुरुआत से रहा है उसका वेटिंग पीरियड उसी टाइम से काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों बारी है स्पेसिफिक डिजीज की। स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड क्या है? स्पेसिफिक डिजीज का मतलब है ये स्लो ग्रोइंग इलनेस है, जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। ये लिस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी पॉलिसी वर्डिंग्स में आपको दी है। इनमें से अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ट्रीटमेंट का वेटिंग पीरियड रहेगा 12 से 24 महीने, डिपेंड करेगा आपके वेरिएंट के ऊपर। यानी आपने कौन सा वेरिएंट चूज किया है अपनी पॉलिसी में, उसके हिसाब से इसका वेटिंग पीरियड आपको कंप्लीट करना होगा इनमें से कोई भी इलाज लेने के लिए। लेकिन एक्सीडेंटल, अगर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है वो कब से कवर है? फ्रॉम डे 1, इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। दूसरा आता है कैंसर का। कैंसर के बारे में बहुत बार सवाल आता है चैनल के ऊपर कि सर ये वाली पॉलिसी कैंसर कवर करेगी या नहीं करेगी। तो ये वाली पॉलिसी कैंसर को बिल्कुल कवर करेगी। शर्त एक ये है कि डायग्नोसिस अगर पॉलिसी खरीदने के बाद हुआ है और वेटिंग पीरियड कितना है? 30 दिन का। पहले 30 दिन के अंदर कैंसर की ट्रीटमेंट का क्लेम फाइल आप नहीं कर सकते, और डायग्नोसिस पॉलिसी खरीदने के बाद हुआ हो। पॉलिसी खरीदने से पहले अगर कैंसर का पता चल जाता है तो वो एक स्पेसिफिक डिजीज या फिर कैंसर नहीं, वो एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के तौर पे उसे देखा जाएगा और उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से आपको अप्रूवल लेना होगा। ये पॉलिसी आपको दी जाती है नहीं, वो कंपनी के सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या स्पेसिफिक डिजीज, अगर मान लो कोई एक ट्रीटमेंट ऐसी है जो दोनों ही कैटेगरीज में लाई करती है। मान लो मैं पॉलिसी खरीदने जा रहा हूं और मुझे किडनी स्टोन है, तो वो मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी हो गई और
वो एक स्पेसिफिक डिजीज की लिस्ट में भी है। तो कौन सा वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा इस ट्रीटमेंट के ऊपर? इन दोनों में से जो भी वेटिंग पीरियड लंबा है, यानी कि मान लो स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड है 24 महीने का और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है 36 महीने का, तो 36 महीने का वेटिंग पीरियड इस इलाज के लिए माना जाएगा। अब बारी आती है पोर्टेबिलिटी की, यानी अगर आप पॉलिसी पोर्ट करते हैं तो इस वेटिंग पीरियड का क्या होगा। मान लो आपके पास पॉलिसी थी पिछले 2-3 साल से, आपने प्लान पोर्ट करके अभी पॉलिसी ले ली है नीवा बुपा एस्पायर, तो आपका जो पिछला जो कंटिन्यूटी बेनिफिट का जो टाइम था तो वो भी काउंट किया जाएगा, और अगर वो 2 साल से ज्यादा है तो ये आपका टाइम भी, जो आपका वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज का, ये भी वेव हो जाएगा, आपको कवरेज पहले दिन से ही मिलेगी। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड है दोस्तों 30 डेज स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन, यानी पहले 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है जिसके दौरान आपको कोई भी सिकनेस या इलनेस का इलाज नहीं मिलेगा। हालांकि इसे वेव किया जा सकता है अगर कोई पहले पॉलिसी 12 महीने से ज्यादा से चल रही है और आप इस प्लान के अंदर पोर्ट करते हैं तो ये पहले 30 दिन का भी जो है वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप सम इंश्योर्ड को बढ़ाते हैं, एनहेंस सम इंश्योर्ड अपना करते हैं आगे जाकर, तो भी ये 30 दिन का वेटिंग पीरियड बढ़े हुए सम इंश्योर्ड पर एप्लीकेबल होगा, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया था। एक्सक्लूजन में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन। नाम से ही पता चल रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई टेस्ट करवाते हैं या एडमिट होते हैं और उसमें कोई भी इलाज नहीं होता है, ट्रीटमेंट मिसिंग होती है, सिर्फ इवैल्यूएशन पता लगाने के लिए, डायग्नोस्टिक करवाने के लिए आप टेस्ट करवाते हैं या फिर भर्ती होते हैं, तो उसके खर्चे कवर नहीं किए जाएंगे। इसी में दूसरा पॉइंट आता है अनरिलेटेड डायग्नोस्टिक्स। मान लो कोई इलाज आपने लिया जिसका क्लेम आपको मिल जाता है, मान लो कोई हार्ट की सर्जरी हुई किसी की, तो उसके रिलेटेड जो भी टेस्ट आप करवाएंगे वो कवर किए जाएंगे। लेकिन इसी इलाज के दौरान आपने कोई नी का भी एक्सरे करवा लिया तो उस तरह के जो डायग्नोस्टिक है जो कि आपके अप्रूव्ड क्लेम से रिलेटेड नहीं है, वो कंपनी अप्रूव नहीं करेगी। एक्सक्लूजन्स में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रेस्ट, क्योर, रिहैब एंड रिस्पाइट केयर। ये कंपनी क्या कहती है कि अगर एनफोर्स्ड बेड रेस्ट बताया जाए, डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब आपको बेड रेस्ट करना है, आपको ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये एक टाइम का तरीका है बॉडी को हील करने का, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इस तरह का जो इलाज है वो कवर नहीं किया जाएगा। जिसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ बेड रेस्ट से ही हीलिंग की जा रही है, वो कवर नहीं होगा। इसी दौरान अगर कोई कस्टोडियल केयर के चार्जेस हैं, मान लो नर्सिंग होम में भी या फिर घर पे भी कोई ऐसे अटेंडेंट या नर्स को हायर किया जाता है जो कि वैसे ही बिना किसी ट्रीटमेंट के ही उनकी केयर करते हैं डेली के कामों में, जैसे कि उनको नहलाना है, खाना खिलाना है, बेड पे लेटाना है, जिसमें कोई इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ कस्टोडियल केयर है, तो उसके चार्जेस भी ये कंपनी कवर नहीं करेगी। टर्मिनल इलनेस अगर होती है, लंबे टाइम तक चलने वाली कोई ऐसी दिक्कत है जिसमें कि उन्हें स्पिरिचुअल है, इमोशनल है या फिजिकल वेलनेस के लिए कोई सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी इसमें कवरेज नहीं देंगी। एक्सक्लूजन्स में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ओबेसिटी और वेट कंट्रोल से रिलेटेड, यानी बैरिएट्रिक सर्जरी की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो वो एक्सक्लूडेड है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पॉलिसी इसे इंक्लूड करें तो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। वो क्या है, जो पेशेंट है यानी कि इंश्योर्ड है उनकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। जो बैरिएट्रिक सर्जरी जिनकी बात चल रही है उनकी एज 18 साल से ज्यादा हो। डॉक्टर की एडवाइस पे सर्जरी की जाए, यानी डॉक्टर ने ये कहा हो कि इनके लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, मेडिकल नेसेसिटी है, तभी ये बैरिएट्रिक सर्जरी इसमें इंक्लूड की जाएगी। क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के अंदर, यानी जो भी मेडिकल क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके ही सर्जरी की जानी चाहिए। और बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 40 से ज्यादा हो, और अगर 35 है तो उसके साथ में अगर उन्हें और कोई डिजीज है, कौन कौन से डिजीज, कार्डियोमायोपैथी है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, सीवर स्लीप एपनिया है, या फिर अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज है, तभी 35 के बॉडी मास इंडेक्स पर ये सर्जरी की जा सकती है। नहीं तो बॉडी मास इंडेक्स 40 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी बैरिएट्रिक सर्जरी को इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, नहीं तो इसके अंदर आप इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो दोस्तों एक्सक्लूडेड है, इसका खर्चा कवर नहीं होगा, क्योंकि आप अपीयरेंस चेंज करने के लिए करवाएंगे, बॉडी के किसी भी पार्ट को ब्यूटिफाई करने के लिए सर्जरी करवाते हैं तो कवर नहीं की जाएगी। हालांकि अगर ये सर्जरी जलने की वजह से की जाए, एक्सीडेंट के बाद, या फिर कैंसर पेशेंट को अगर ये सर्जरी करवानी पड़े, क्योंकि ये एक मेडिकल नेसेसिटी है, मेडिकली इसे करवाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, तो इसे इस पॉलिसी में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हजार्डस स्पोर्ट्स, यानी कि जो रिस्की स्पोर्ट्स होते हैं, कौन कौन से रिस्की स्पोर्ट्स हैं, पैरा जंपिंग है, मोटर रेसिंग है, राफ्टिंग है, हॉर्स रेसिंग है, जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क है। बाकी आपको स्क्रीन पर भी ये दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप एज ए प्रोफेशनल पार्टिसिपेट करते हैं तो, यानी ये आपका रोजगार है, एज ए प्रोफेशन आप अगर इसको करते हैं तो ये पॉलिसी इनमें होने वाली कोई भी इंजरी को कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ब्रीच ऑफ लॉ, यानी अगर कोई कानून तोड़ा जाता है किसी भी क्राइम करने के उद्देश्य से, देखिए पूरी लाइन समझिएगा, किसी भी कानून का उल्लंघन है लेकिन किस वजह से, कोई क्रिमिनल इंटेंट है यानी क्राइम करने की मंशा है, उसमें अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो वो कवर नहीं की जाएगी।
नेक्स्ट है एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स। ये कौन से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जो कि कंपनी ने ब्लैकलिस्ट किए हुए हैं, एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट में डाले हुए हैं। यहां पर अगर आप कोई भी डायग्नोसिस, इलाज या ट्रीटमेंट करवाएंगे तो कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करेगी। देखिए, कैशलेस हॉस्पिटल्स या पैनल हॉस्पिटल्स और नेटवर्क हॉस्पिटल्स के बारे में आपने सुना होगा और आप उनको अच्छे से स्टडी भी करते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपके शहर में अवेलेबल हैं। उतना ही जरूरी एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट को भी चेक करना है, क्योंकि अगर गलती से अगर इस हॉस्पिटल में इलाज ले लिया, आपने कोई इलाज ले लिया और बाद में अगर आप क्लेम फाइल करेंगे रिइंबर्समेंट, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी यहां पर लिए जाने वाला कोई भी इलाज कवर नहीं करेगी। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर कोई भी इमरजेंसी केस आता है, किसी एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी में इन हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ जाता है, तो अप टू स्टेबलाइजेशन, जब तक हालत स्थिर नहीं हो जाती, फर्स्ट एड नहीं मिल जाती, तब तक आप इस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। उसके बाद का पूरा इलाज का खर्चा यहां पर कवर नहीं किया जाएगा। एल्कोहलिज्म एंड ड्रग एब्यूज, यानी ज्यादा शराब कंज्यूम करने से या फिर कोई और एब्यूजिव सब्सटेंस लेने की वजह से शरीर में अगर कोई इसे ऑर्गन में डैमेज हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और ये क्लियरली प्रूव हो जाता है कि इसका जो नुकसान हुआ है बॉडी पार्ट का या किसी भी ऑर्गन का, वो एल्कोहलिज्म या ड्रग एब्यूज की वजह से हुआ है, तो वो कवर नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो ड्रग एब्यूज की वजह से आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कई बार विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ भी ट्रीटमेंट ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। हेल्थ हाइड्रो, स्पा और नेचर क्योर क्लिनिक्स क्या होते हैं? देखिए, हम कई बार सुनते हैं कि मैं पतंजलि में जा रहा हूं 7 दिन के सेशन के लिए, वहां पर मैं अपनी बॉडी को तरोताजा करूंगा, यानी वहां पर डाइट होगी अच्छी खासी, साथ में शेड्यूल ऐसा होगा कि वहां पर आप फिट फील करेंगे। स्पा के अंदर आपको आयुर्वेदिक और अलग अलग तरह की जो है वो मसाज दी जाती हैं या फिर प्रोसेस किए जाते हैं, जिनकी वजह से आप फ्रेश फील करते हैं। बेसिकली वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपकी बॉडी की बेटरमेंट है। तो इस तरह का इलाज यानी इस तरह की जो कोई भी प्रोसेस है वो ये पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करेगी। रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि जो दिखने की नजर कमजोर हो जाती है, साथ में अगर आपको लगता है कि आपको नजर का ऑपरेशन करवाना है, तो वो ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। कब तक? जब तक आपकी आंखों का जो मेजर है यानी जो नंबर है वो 7.5 डायोप्टर से कम है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर वो 7.5 से कम है तो उसे एक मेडिकल नेसेसिटी नहीं माना जाता, कि मेडिकली उसे करवाना जरूरी नहीं है, इसलिए इस पॉलिसी के अंदर तब तक वो कवर नहीं किए जाएंगे। अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स, यानी कि जो इलाज अभी तक मेडिकली डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रूव नहीं किए गए हैं। कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो काम करती हैं लेकिन मेडिकली यानी साइंस उन्हें अप्रूव नहीं करती है, तो इस तरह का अगर कोई आप इलाज ले लेते हैं तो ये पॉलिसी उसका खर्चा भी कवर नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं जो कि कंपनी ने अपने पॉलिसी वर्डिंग्स में बताए हैं। सबसे पहला है पर्सनल वेटिंग पीरियड, जो कि है 48 महीने का। वेटिंग पीरियड का मैं क्लोज आपको बता चुका हूं पहले ही अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए, लेकिन अगर किसी भी बीमित व्यक्ति को अलग से कोई वेटिंग पीरियड कंपनी देती है उनकी किसी मेडिकल कंडीशन को लेकर, तो वो कितना रहेगा? 48 महीने का। वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बाकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, और सिर्फ उसी ट्रीटमेंट के लिए जिसके लिए स्पेसिफिकली ये वेटिंग पीरियड दिया गया है। कन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर, यानी अगर कोई वॉर यानी कि युद्ध छिड़ जाता है, रेबेलियन हो जाता है, कोई बगावत हो जाती है देश के अंदर, टेररिज्म यानी कोई आतंकवादी हमला हो जाता है, उसके दौरान अगर कोई भी इंजरीज होती हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो इस प्लान में कवर नहीं की जाएंगी। एक्सटर्नल कॉन्जेनिटल एनोमली, यानी जन्मजात बाहरी बीमारियां, यानी जो पैदाइशी दिक्कतें होती हैं एक्सटर्नल शरीर के अंदर, उस डिफेक्ट को अगर दूर करने की कोशिश की जाती है किसी इलाज द्वारा, तो वो ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। डेंटल ट्रीटमेंट, यानी दांतों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोसीजर जो है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है या कोई भी रेगुलर प्रोसीजर, कवर नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर एक्सीडेंट के दौरान कोई डेंटल इंजरी हो जाती है या कैंसर की वजह से कोई सर्जरी करनी पड़ती है डेंटल, तो वो ये पॉलिसी जरूर कवर करेगी। अनरिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फिजिशियन, ऐसे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, उनसे अगर इलाज करवाते हैं तो क्लेम नहीं मिलेगा। कौन कौन सी जो ऐसी एसोसिएशंस हैं, अथॉरिटीज हैं जिनसे सर्टिफाइड होने चाहिए डॉक्टर? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, इनसे अगर मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं, उनसे ही इलाज आपको करवाना है, तभी ये पॉलिसी उनके इनवॉइसेस को कवर करेंगी क्लेम के तौर पे। और अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो बीमित व्यक्ति है, वो इमीडिएट फैमिली मेंबर है इस डॉक्टर के या फिर रिलेटिव हैं और वो सेम रेजिडेंस में रहते हैं, तो भी ये पॉलिसी इस इलाज को कवर नहीं करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं रीजनेबल और कस्टमरी कॉस्ट की, यानी कि आपने अगर कोई इलाज लिया तो उसका रीजनेबल खर्चा कंपनी आपको पे करेगी। मान लो किसी इलाज के लिए जो मार्केट प्राइस है आपके सिटी के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट है वो है 40,000 रुपए का, लेकिन हॉस्पिटल चार्ज करता है 1 लाख रुपए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि वो आपकी सिटी की इन्फ्लेशन के हिसाब से और उस ट्रीटमेंट का जो वाजिब दाम है, जो सही कीमत है, वही आपको
पे करेंगे। ट्रीटमेंट्स नॉट मेडिकली नेसेसरी, कुछ इलाज ऐसे होते हैं जिन्हें मेडिकली करवाना जरूरी नहीं है, वो भी इस पॉलिसी में कवर नहीं किए जाएंगे। फाइनल पॉइंट है दोस्तों आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस, यानी आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस से यहां क्या मतलब है, काफी दिन तक हॉस्पिटल्स पेशेंट को, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं उनको भी वेंटिलेटर पर रखते हैं और वो चार्जेस काफी सारे वसूलते हैं इंश्योर्ड पर्सन से। तो इस केस में कंपनी कहती है अगर ब्रेन डेड सिचुएशन में अगर उन्हें, जो पेशेंट है उन्हें ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके बाद आर्टिफिशियल लाइफ मेंटेनेंस यानी कि वेंटिलेटर पर उन्हें रखा जाता है, तो इस तरह के अगर कोई भी चार्जेस होंगे इनवॉइस में तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें कवर नहीं करेंगी। दोस्तों एक्सक्लूजन्स का मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक पॉइंट जो पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर लिखा था वो मैंने आपको एक एक पॉइंट यहां पर बताया है। अब मैं आपको पॉलिसी से जुड़ी हुई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूं जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये आपकी पॉलिसी खरीदने से लेकर क्लेम तक हर जगह आपकी बहुत मदद करेंगी। इसमें पहला पॉइंट है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड क्या कहता है, आपने पॉलिसी खरीद ली लेकिन आपको 2 दिन बाद 4 दिन बाद ये महसूस हुआ कि आपने तो गलत पॉलिसी ले ली, चाहे इन्फ्लुएंस में आके या किसी के कहने से, या आपको लगता है ये पॉलिसी आपके लिए ठीक नहीं है और आपको ये कैंसिल करवानी है, तो पॉलिसी खरीदने के 15 दिन के अंदर आप इसे कैंसिल करवा सकते हैं। इसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। एक भी रुपया आपके जो प्रीमियम का अमाउंट आपने पे किया है उससे नहीं काटा जाएगा। ये फ्री लुक पीरियड 30 दिन का हो जाएगा अगर आपने इकट्ठी 3 साल की पॉलिसी खरीदी है और वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केटिंग से, यानी डायरेक्टली अपने एजेंट से या ब्रांच से नहीं खरीदी है, कहीं दूर के मार्केटिंग किसी भी इनिशिएटिव के द्वारा आपने पॉलिसी खरीदी है, 3 साल की पॉलिसी ली है, तो फ्री लुक पीरियड रहेगा 30 दिन का, नहीं तो 15 दिन के अंदर आपको ये पॉलिसी कैंसिल होने के बाद रिफंड अमाउंट आपका मिल जाता है। अब बारी आती है कि ये वाला टाइम निकल जाता है लेकिन पॉलिसी टेन्योर के बीच में, साल के बीच में आपको महसूस होता है कि ये पॉलिसी आपको अब नहीं चाहिए, या तो आप और कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं या आपको ये पॉलिसी नहीं चाहिए, आपको ये कैंसिल करवानी है, तो आप साल में किसी भी टाइम इसे कैंसिल करवा सकते हैं। 15 दिन का नोटिस पीरियड आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा रिफंड कर देगी, लेकिन कंडीशन क्या है, कोई भी क्लेम इस पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई क्लेम फाइल कर देंगे तो रिफंड का कोई पैसा कंपनी आपको पे नहीं करेगी, और क्लेम नहीं है तो कितना पैसा वापस मिलेगा, जितना टाइम पॉलिसी का बचा हुआ है उसके हिसाब से उतना परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी आपको रिफंड दे देगी। अब दोस्तों बारी आती है मोरेटोरियम पीरियड की। ये 8 साल का टाइम होता है। अगर आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ 8 साल तक जुड़े रह जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहकर आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती कि ये दिक्कत आपको पहले से थी। यानी जो भी पॉलिसी में कवरेज है, जो भी पॉलिसी आपकी मेडिकल कंडीशंस को कवर करती है, वो क्लेम उन्हें देना होगा। कोई भी अनरियलिस्टिक जो एक्सक्यूज है वो लगाकर वो आपका क्लेम डिनाई नहीं कर पाती हैं। इसे मोरेटोरियम पीरियड कहा जाता है। मल्टीपल पॉलिसीज हैं, यानी अगर आपके मान लो आपके पास 2 हेल्थ पॉलिसीज हैं तो क्लेम कैसे होगा। कोई भी मान लो ट्रीटमेंट आपको लेनी है, आपको उन दोनों में से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले चूज करनी होगी। उसमें आप इलाज लेते हैं और जब उसका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है उसके बाद सेकंड इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज स्टार्ट होगा। इन दोनों में से जो भी पॉलिसी पहले आपको यूज करनी है वो आप चूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट लेते टाइम। माइग्रेशन की बात करें, यानी आप नीमा बूपा के अंदर ही दूसरे प्लान के अंदर जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसे माइग्रेशन ऑफ योर हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाएगा। सेम कंपनी के अंदर दूसरा प्लान अगर आप लेते हैं तो। लेकिन अगर आप सेम कंपनी के अंदर नहीं लेना चाहते तो आप पोर्टेबिलिटी भी कर सकते हैं, यानी किसी दूसरी कंपनी में अपना ये वाला प्लान पोर्ट करवा सकते हैं। फाइनली दोस्तों बारी आती है क्लेम्स की। क्लेम फाइल करते हैं तो वो कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो जो कैशलेस क्लेम्स है ना, वो खाली नेटवर्क हॉस्पिटल्स के अंदर ही आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो एक बार जान लेते हैं। ओरिजिनल आपकी डिस्चार्ज समरी चाहिए होती है, जिसके अंदर पूरा आपका इलाज का जो है शुरू से लेकर आखिरी तक सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसके अंदर स्टैम्प्ड और साइंड हॉस्पिटल द्वारा होने चाहिए। ओरिजिनल हॉस्पिटल का बिल होना चाहिए जिसमें सारे इनवॉइसेज हों, जो भी आपका वहां पर खर्चा हुआ है सारे इनवॉइसेज उसके साथ में लगे हों, और प्रॉपर इनका ब्रेकअप लिखा होना चाहिए किस चीज के कितने पैसे ऐड किए गए हैं। लैब रिपोर्ट साथ में सारी होनी चाहिए, जो भी आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए गए हैं उनका जो खर्चा हुआ है ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अटैच किए जाएंगे। ये सारे साइन और स्टैम्प होने चाहिए। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या फिर FIR, इसके साथ साथ FIR भी हो सकती है, ये खासकर एक्सीडेंट के केसेस में है। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करवाना होगा। पॉलिसी होल्डर की अगर बात करें, बीमित व्यक्ति के, इनके क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। KYC नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड रहेगा, और कैंसिल्ड चेक चाहिएगा जिसके अंदर ये क्लेम अमाउंट जो है वो प्रोसेस किया जा सके। खासकर जो रिम्बर्समेंट क्लेम है उसमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। क्लेम से जुड़ी हुई कुछ शर्तें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला क्या है, जो भी आपका रिम्बर्समेंट क्लेम है, जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना क्लेम लेते हैं तो डिस्चार्ज होने के 30 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर देने हैं। अगर आप उसमें डिले करते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को एक वैलिड रीजन देना होगा जो कि आपके कंट्रोल से बाहर था, इसलिए कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए। एक्सपेंस अगर जो है, जो भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान जो खर्चा
खर्चा हुआ है, अगर वो रूम रेंट चार्जेस, प्रोसीजर चार्जेस या ट्रीटमेंट चार्जेस के अंदर इंक्लूडेड नहीं किया गया है, उनको उनके साथ जोड़ा नहीं गया है, तो उनको एनेक्शर 1 के चार्जेस माना जाएगा। और एनेक्शर 1 में कौन से आइटम्स आते हैं? कंज्यूमेबल आइटम्स आते हैं। तो अगर एनेक्शर 1 आपकी ये पॉलिसी कवर करेगी तभी उनका क्लेम आपको मिलेगा, नहीं तो आपको रूम रेंट, ट्रीटमेंट या फिर जो प्रोसीजर चार्जेस है इनके अंदर उनका खर्चा ऐड करवाना होगा। एनेक्शर 1 के अंदर अगर वो खर्चे आएंगे तो कंज्यूमेबल्स के हिसाब से उनका क्लेम आपको दिया जाएगा। हायर रूम रेंट कैटेगरी, अगर देखिए आपको जो रूम रेंट कैटेगरी दी जाती है उससे ऊपर वाला रूम रेंट कैटेगरी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो जितना परसेंटेज आपका रूम रेंट का चार्जेस बढ़ा है उसी रेशियो में टोटल खर्चा आपका क्लेम अमाउंट से काट लिया जाएगा। क्योंकि आपने अप्रूव्ड रूम रेंट कैटेगरी से ऊपर वाला रूम लिया है तो उसी रेशियो में आपके टोटल एक्सपेंसेस का डिडक्शन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अमाउंट से करेगी। अब दोस्तों क्लेम से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स आपने जान लिए हैं, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है वो भी आपने समझ लिया है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने क्लेम प्रोसेस से या क्लेम सेटल करने के तरीके से खुश नहीं है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क भी कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल अलग से डिपार्टमेंट रहेगा, लेकिन आप अपनी शिकायत इंश्योरेंस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। वेबसाइट इनकी है www.nivabupa.com, यहां पर आप इनके सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है कस्टमर केयर की, सीनियर सिटीजन की अलग से है, दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप यहां पर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहां पर आप कोरियर भी कर सकते हैं। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स है या आप अपनी कुछ शिकायत लिखना चाहते हो आपको भेज सकते हैं। अगर आपकी शिकायत का समाधान इस लेवल पर नहीं होता है और आप इस अपनी शिकायत को एस्केलेट करना चाहते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को, तो इनकी ईमेल आईडी है gro@nivabupa.com। ये ईमेल है, इसके ऊपर आप अपनी शिकायत को ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। ग्रीवेंस ऑफिसर्स की जो लिस्ट है, अपडेटेड लिस्ट है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में आपको दे दिया है। उस पर क्लिक करके आपके एरिया के हिसाब से आपके ग्रीवेंस ऑफिसर कौन है, उनकी ईमेल आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो आप वहां से निकाल सकते हैं, ताकि किसी भी क्लेम में असंतुष्टि अगर आपको होती है तो आप अपनी शिकायत या अपनी बात को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। आप दोस्तों क्लेम में दिक्कत आने के बाद आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अगर आपके क्लेम में देरी करती है तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। वो कितनी है एक बार समझ लेते हैं। आपका क्लेम आया, आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और ये एक नॉर्मल क्लेम था। इंश्योरेंस कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद अगर 30 दिन से ज्यादा का टाइम लगा दिया, और अगर ये कोई इन्वेस्टिगेशन का केस है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन अपनी की है अलग से, तो उसमें ये 45 डेज का टाइम है। ये टाइम कब शुरू होगा? आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद, यानी इंश्योरेंस कंपनी की सारी क्वेरीज डॉक्यूमेंट्स की हैं, जब वो पूरी हो जाती है और ये टाइम कंप्लीट हो जाता है और एक्सीड कर जाता है, तो 2% ऑफ इंटरेस्ट अबव बैंक रेट, जो भी बैंक की ब्याज दर है उससे 2% ज्यादा किसका क्लेम अमाउंट का इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। देखिए वैसा ये बहुत रेयर है कि ऐसा कभी हो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के डॉक्यूमेंटेशन मांगने का सिलसिला ही खत्म नहीं होता है। फिर भी कभी ऐसा हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, वो कोई रिवर्ट ही नहीं कर रहे हैं आपके सवालों का, आपकी क्वेरी का, तो आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं 30 दिन नॉर्मल केस में और 45 डेज इन्वेस्टिगेशन के केस में आफ्टर सबमिटिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स। और पेनल्टी क्या होगी? 2% इंटरेस्ट रेट, जो कि ज्यादा होगा नॉर्मल जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है उससे। ये आप क्लेम कर पाएंगे टोटल क्लेम अमाउंट का। तो दोस्तों नीवा बुपा एस्पायर प्लान के एक्सक्लूजन्स आपने समझ ली हैं, और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बताई है जो कि आपके क्लेम से रिलेटेड है, क्लेम रिजेक्शन से रिलेटेड है, या फिर आपको किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है वो भी आपने समझ लिया है। कवरेज के वीडियोस आपने देखे होंगे, इंश्योरेंस कंपनी अपने ब्रोशर में बहुत हाईलाइटेड फीचर्स आपको बताती हैं, लेकिन ये वाली जानकारी आपकी सबसे ज्यादा काम आने वाली है किसी भी क्लेम के दौरान या पॉलिसी खरीदते टाइम भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इस जानकारी से, इस वीडियो के द्वारा आपकी कुछ मदद हुई है, आपकी जानकारी और ज्यादा बढ़ी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं। हमारा विजन है दोस्तों कि भारत के कोने कोने में भारत के हर नागरिक तक इंश्योरेंस की मूलभूत जानकारी हम पहुंचाएं, ताकि भारत के हर नागरिक का इंश्योरेंस को खरीदने का और उसे इस्तेमाल करने का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो सके। अगर आप भी हमारे इस मुहिम में, हमारे इस विजन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर जरूरी जानकारी का वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।